हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 5 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि है इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो इस चैप्टर का ये जो है पार्ट 2 है। इससे पहले जो है मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें कि जो है मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिससे कि जो आप आगे की चीज़ों को ईजिली समझ पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के टाइप्स को। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पाइथन में जो है डिफरेंट टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो पाइथन में जो है 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो है वो है सिक्वेंशियल, दूसरा है कंडीशनल और थर्ड है इटरेटिव। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की, या फिर जो है इसको सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्ट बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए, इसमें होता क्या है, जो प्रोग्राम होता है वो आपका एग्जीक्यूट होता है सिक्वेंशियल मैनर में। मतलब कि जिस ऑर्डर में आपका लिखा गया है प्रोग्राम, उसी ऑर्डर में जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है जिससे कि कोई और एक्शन परफॉर्म हो सके। जो आपने कोड लिखा है और जिस ऑर्डर में लिखा होगा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जिस सीक्वेंस में आपने कोड लिखा है वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए इनको बोलते हैं सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोग्राम मैं बनाता हूँ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। देखिए, मैंने लिखा है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक वेरिएबल लिया है ए के नाम से, इसकी वैल्यू है 20। फिर लिया है वेरिएबल बी के नाम से, जिसकी वैल्यू है 30। फिर मैंने यहाँ पे टोटल के नाम से वेरिएबल लिया है और इसमें जो यहाँ पे a प्लस बी करके वैल्यू को स्टोर कर दिया गया है। मतलब कि a और b की वैल्यू प्लस होकर टोटल में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद टोटल को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। पहले जो है ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। मतलब कि एक एक करके जो है ये सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले ये चल जाए फिर ये चले, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कि जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। तो जैसे इस प्रोग्राम को चलाएंगे, दोनों नंबर ऐड होके आपको आउटपुट में जो है 50 देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बोले या कंस्ट्रक्ट बोले या फिर स्ट्रक्चर बोले, बात एक ही है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इन स्टेटमेंट को जो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम का कंट्रोल किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशंस लगे होते हैं और उन एक्सप्रेशन के बेस पे क्या होता है, जो आपका कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। और इन स्टेटमेंट को जो हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कि हमें डिसीजन लेना होता है। मतलब कि कह सकते हैं जहाँ पे ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन हो या फिर यस नो वाली कंडीशन हो, वहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तो कुछ और स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाइथन में जो है 3 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स और थर्ड है इफ एल्फ एल्स। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ की। तो देखिए, इफ की अगर हम बात करें तो इफ स्टेटमेंट का जो है यूज वो 1 कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कहीं पे आपको एक कंडीशन टेस्ट करनी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इफ के केस में होता क्या है, अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट आपने डिफाइन कर रखे होंगे इफ के अंदर वो आपके इवैल्यूएट हो जाएंगे, और अगर ट्रू नहीं होगी तो वो स्टेटमेंट क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो आप पहले इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद में कॉलन लगाएंगे और फिर लिखेंगे आप वो स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो। तो इसको यहाँ पे देखिए प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, तो यहाँ पे ए नाम से वेरिएबल लिया है और बी के नाम से वेरिएबल लिया है। तो ए वाले वेरिएबल में जो है मैंने इंटीजर टाइप का नंबर एंटर करवाया है और बी वाले वेरिएबल में भी इंटीजर टाइप का नंबर एंटर करवाया है। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि ए वाला नंबर अगर बी वाले नंबर के बराबर है तो क्या कर दो, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, द नंबर्स आर इक्वल। मतलब कि ए वाले वेरिएबल और बी वाले वेरिएबल में अगर सेम नंबर एंटर किया जाए तो ये मैसेज जो है लिख के वहां पे आ जाए कि दोनों ही नंबर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट आपका तभी चलेगा जब यहाँ पे जो इफ वाली कंडीशन है ये ट्रू होगी। मतलब कि ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो आपको प्रोग्राम के आउटपुट में ये वाली लाइन देखने को मिलेगी। और अगर कंडीशन यहाँ पे हो जाती है फॉल्स,
तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा वो स्किप हो जाएगा, ये आउटपुट में नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो मान लीजिए हमने जो है एंटर करा पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर एंटर करा हमने 30। तो इस केस में देखिए दोनों नंबर जो है वो इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी मैसेज नहीं आया है। अगर इक्वल होते तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला मैसेज देखने को मिल जाता। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ और चलाने के बाद में मान लीजिए पहला नंबर जो है मैं एंटर करता हूँ 10 और दूसरा नंबर भी जो है मैं एंटर करता हूँ 10। तो इस केस में देखिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है द नंबर्स आर इक्वल, मतलब कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ ये एग्जीक्यूट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इफ़ के केस में यही होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तो इफ़ के अंदर जो आपने स्टेटमेंट दे रखे होंगे वो चलेंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स की अगर हम बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होता है दो कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। मतलब कि अगर आपको दो डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। तो इफ एल्स में देखिए क्या होता है, दो ब्लॉक होते हैं, एक होता है आपका ब्लॉक इफ वाला और दूसरा ब्लॉक होता है एल्स वाला। और इसमें होता क्या है, मान लीजिए जो इफ वाला ब्लॉक है अगर वो आपका ट्रू हो गया तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट आपने लिख रखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इफ वाली कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो गई तो उस केस में क्या होगा, जो एल्स पार्ट में आपने स्टेटमेंट डाल रखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स क्या रहेगा, आप पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन देंगे और उसके बाद में कॉलन लगा के आप यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट्स को जो आप चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो। इसके बाद में आप लगाएंगे एल्स पार्ट और एल्स पार्ट में डाल देंगे वो स्टेटमेंट जो कि आप चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो इफ वाली, तो आपके ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से ये होता है इफ एल्स का सिंटैक्स। तो चलिए इसको जो है प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या करा है, ए के नाम से वेरिएबल लिया है और बी के नाम से वेरिएबल लिया है और दोनों में ही जो है मैंने इंटीजर टाइप का नंबर एंटर करवाया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटीजर टाइप के नंबर को मैंने एंटर करवाया है दोनों ही वेरिएबल में। अब इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए के अंदर जो वैल्यू एंटर की जाए वो बी से अगर बड़ी हो तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो और लिख के दे दो कि ये जो है ग्रेटर देन है किससे, बी की वैल्यू से। मतलब बी लिखा है तो बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करने को बोला जा रहा है। और मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके से मैंने क्या करा है, एल्स पार्ट डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया है फिर क्या करो, ए को प्रिंट मत करो, बी की वैल्यू को प्रिंट करो और उसके बाद में लिख के दे दो ग्रेटर देन और फिर जो है यहाँ पे ए को प्रिंट कर दो, मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इफ वाला पार्ट अगर आपका ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा और इफ वाला अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, जो एल्स वाला पार्ट है ये आपका चलेगा। देखिए मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे इस तरीके से एंटर करता हूँ पहला नंबर 10, दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 20। तो देखिए जो पहला नंबर है वो क्या है, दूसरे नंबर से छोटा है, तो मतलब कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, जो नीचे वाला स्टेटमेंट है एल्स वाला पार्ट है ये चलेगा। मतलब कि बी की वैल्यू प्रिंट होगी और बी की वैल्यू कितनी है, 20। देखिए 20 आ गया, फिर लिख के आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन आ गया है। इसके बाद में ए की वैल्यू आएगी, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया है। तो इस तरीके से लिख के आ रहा है 20 इज ग्रेटर देन 10। इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इसके अलावा देखिए अगर जो है मैं यहाँ पे पहला वाला नंबर जो है बड़ा टाइप कर देता, देखिए यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर देता, मैं लिख देता पहले नंबर में 10 और दूसरे में लिख देता 5, तो यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि ए की वैल्यू पहले आएगी और ए की वैल्यू कितनी है 10, तो देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है। फिर जो है ये वाली लाइन आएगी, मतलब कि यहाँ लिख के आ जाएगा इज ग्रेटर देन, और फिर जो है बी की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है 10 इज ग्रेटर देन 5। इस तरीके से जो है आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है। देखिए इफ वाला पार्ट ट्रू होगा तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर आपका ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इफ एल्स क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इफ एलिफ एल्स की। तो देखिए इफ एलिफ एल्स की अगर हम बात करें तो इसका यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन जो है अपने प्रोग्राम में लगानी है तो उस केस में जो आपका इफ एल्स जो है वो काम में नहीं आएगा। इस काम को करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इफ एलिफ एल्स की। तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो कैसा रहता है, पहले आप इफ लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और कॉलन लगा के आप देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं कि इफ वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो जाए।
फिर आप क्या करेंगे, एलिफ पार्ट लिखेंगे। आप अगर चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या कर दो, दूसरी कंडीशन लगा दो यहाँ पे, और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो क्या करो, ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर दो। मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट डाल दोगे और ये एग्जीक्यूट तभी होंगे जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या हो, यहाँ पे लिख देंगे एल्स, और एल्स के अंदर स्टेटमेंट डाल देंगे कि अगर ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो क्या हो जाए, एल्स वाले पार्ट के अंदर जो मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से इसका ये सिंटैक्स रहता है। तो चलिए इसको प्रोग्राम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है और इसमें मैंने देखिए क्या करा है, ए और बी के नाम से जो है वेरिएबल लिए हैं और दोनों में ही जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करवाई है, मतलब कि नंबर को एंटर करवाया है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू से बड़ी है तो उस केस में क्या करो, ये वाला स्टेटमेंट चला दो। मतलब कि पहले जो है ए की वैल्यू को प्रिंट करो, फिर लिख के दो इज ग्रेटर देन, और फिर जो है बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एलिफ लगाया। मान लीजिए ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में मैंने एक और कंडीशन दी है कि अगर बी की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी हो तो उस केस में क्या करो, बी की वैल्यू को पहले प्रिंट करो, उसके बाद में लिख के दो इज ग्रेटर देन, और फिर जो है ए की वैल्यू को प्रिंट करो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये वाली ट्रू हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, सपोज कि जो नंबर आपने एंटर करा है वो इक्वल करा है, तो उस केस में हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स, कि लिख के दे दे कि जो नंबर आपने एंटर करे हैं वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। देखिए जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा नहीं है और ना ही दूसरा नंबर पहले से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही नंबर क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 5, तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, जो पहले वाली कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि देखिए यहाँ पे 10 आ जा रहा है और उसके बाद में ये लिख के आ जा रहा है, देन जो है बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि है 5। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। इसके अलावा मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ सेकंड वाला नंबर बड़ा, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेम प्रोग्राम है और मैं एंटर कर देता हूँ पहला नंबर 10, दूसरा नंबर कर देता हूँ 20। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू से बड़ी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर यहाँ पे देखिए कंडीशन ये वाली ट्रू हो रही है, मतलब कि जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे एंटर करी है 20। देखिए जो बाद में एंटर करी जा रही है वैल्यू वो जा रही है बी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट कि ए में वैल्यू कौन सी जा रही है और बी में वैल्यू कौन सी जा रही है। तो बी की वैल्यू देखिए इस बार बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पहले बी की वैल्यू आएगी जो कि है 20 और उसके बाद में लिख के आएगा इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे इज ग्रेटर देन आ रहा है, और उसके बाद में जो है आपकी आएगी ए की वैल्यू जो कि है 10। तो इस तरीके से इस बार क्या हो रहा है, एलिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा मान लीजिए हम एंटर कर देते हैं सेम नंबर को, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर मैंने एंटर करा है 10 और दूसरा नंबर एंटर करा है 10। तो इस केस में देखिए ना ही तो ये कंडीशन ट्रू हुई और ना ही ये कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी से बड़ी नहीं है और बी के अंदर जो वैल्यू है वो ए से बड़ी नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल्स वाला पार्ट है देखिए इसके अंदर हमने लिखा है बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो ये एग्जीक्यूट हमारा हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही आउटपुट में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है इफ एलिफ एल्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे 2-3 कंडीशन लगाई हैं, आप जितनी चाहें उतनी कंडीशन यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, जितनी भी कंडीशन लगाएंगे वो एलिफ पार्ट में देते रहेंगे, एलिफ एलिफ करके देते रहेंगे और लास्ट में जो आप एल्स दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती हैं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से जो है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, जिससे कि जो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पे देखिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज कि जो है मैं यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना देता हूँ। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, num1 इनपुट करवा लेता हूँ इंटीजर टाइप की वैल्यू और यहाँ लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से जो है ये लिख दिया। अब जो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ कर देता हूँ नंबर 2 और यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकंड नंबर। और इसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ मैं टोटल के नाम से और यहाँ कर देता हूँ मैं num1 प्लस num2। फिर यहाँ पे जो है हम टोटल को कर देंगे प्रिंट। अब जो है इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे 10 और यहाँ एंटर कर देता हूँ 20।
तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से 30 आउटपुट आ गया है। तो ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये एग्जाम्पल है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सिक्वेंशियल मैनर में हो रहे हैं, जिस ऑर्डर में हमने लिखे हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ कंडीशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इफ num1 ग्रेटर देन num2, और यहाँ पे जो है मैं डाल दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट कि अगर जो है ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे लिख के आ जाए num1, मतलब कि नंबर 1 जो है प्रिंट हो जाए, और इसके बाद में दे दूंगा मैसेज इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, num2 से, तो यहाँ लिख देंगे num2, और इसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है इसको हम हटा देंगे। देखिए जो है मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया ओनली इफ। देखिए जो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, पहला नंबर एंटर करता हूँ 40, दूसरा कर देता हूँ 10, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो गई है। दोबारा से रन करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 10, फिर मैं लिखता हूँ दूसरा नंबर 20, और यहाँ पे देखिए जैसे एंटर करूँगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब कि जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो गई है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है सिंपली एक नंबर एंटर करवा लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे जो है नंबर की जगह पे खाली नम कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जो नंबर एंटर करा जा रहा है अगर वो 100 से ज़्यादा है तो लिख के क्या है, यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, ये लिख के आ जाए। तो ये लिख के तभी आएगा जब जो नंबर एंटर करेंगे हम वो 100 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम आ रहा है num1, इसको भी सही कर देंगे क्योंकि हमने जो है वेरिएबल का नेम कर दिया है num। अब इसके बाद में सेव करके इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नंबर मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ मान लीजिए 50। तो देखिए इस केस में जो है आउटपुट नहीं आया है क्योंकि 50 जो है वो 100 से कम है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर मैं जो है 100 से ऊपर करूँगा तो ये चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ 200, तो आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 100। इसके अलावा हम बात करते हैं इफ एल्स की, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ही एल्स पार्ट भी डाल सकते हैं कि भाई 100 से ज़्यादा एंटर करा जाए तब तो जो है आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, मतलब कि लिख के आ जाए कि जो नंबर है वो 100 से ज़्यादा है, लेकिन अगर उससे कम हो तो क्या लिख के आ जाए, लिख के आ जाए कि नंबर जो है वो 100 से लेस देन है। तो यहाँ डाल देंगे एल्स पार्ट और यहाँ पे दे देंगे प्रिंट द नंबर इज़ लेस देन 100। रन करते हैं तो देखिए 100 से ज़्यादा होगा तो लिख के आएगा कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 100 है, और लेस देन होगा तो लिख के आएगा द नंबर इज़ लेस देन 100। देखिए यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 10, तो ये लेस देन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है द नंबर इज़ लेस देन 100, और अगर बड़ा एंटर करेंगे तो लिख के आएगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। देखिए यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 101 जो कि 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। तो इस तरीके से इफ एल्स वर्क करता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम मान लीजिए लगा सकते हैं एलिफ जो नंबर है वो अगर लेस देन 100 तो ये लिख के आ जाए कि नंबर लेस देन 100 से, और इसके अलावा हम डाल देते हैं यहाँ पे एल्स पार्ट कि अगर मान लीजिए इनमें से कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका लिख के आ जाए कि जो नंबर है वो क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे द नंबर इज़ इक्वल 100। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दे दिया है। देखिए रन करते हैं आप इसको, तो देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं 10, तो 100 से कम है तो लिख के आएगा नंबर इज़ लेस देन 100। दूसरी बार चलाता हूँ, इस बार मैं एंटर करता हूँ 100 से ज़्यादा, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 104, तो देखिए लिख के आ रहा है नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, और मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ 100, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है द नंबर इज़ इक्वल टू 100। तो इस तरीके से जो आप मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ, और मैं यहाँ दे देता हूँ कि जो नंबर है अगर वो लेस देन है 0 से कम एंटर किया जाता है तो लिख के आ जाए द नंबर इज़ लेस देन 0, और फिर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एल्स पार्ट, और फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंट द नंबर इज़ इक्वल टू 100। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब देखिए मैं रन करता हूँ, तो देखिए मैं जो है यहाँ पे टाइप करता हूँ 10, तो ये दे रहा है नंबर जो है लेस देन 100 है। इसके अलावा मान लीजिए मैं दोबारा से रन करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 101, तो देखिए बोल रहा है नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा है। इसके अलावा मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 100, तो देखिए बोल रहा है कि जो नंबर है वो इक्वल है,
और इसके अलावा देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे अगेन रन करके और टाइप कर देता हूँ यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ -2। तो यहाँ पे देखिए अभी मिस्टेक आ रही है, मतलब कि जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है द नंबर इज़ लेस देन 100। तो हमें थोड़ी सी कंडीशन सही करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है द नंबर इज़ लेस देन 100, तो उसने जो है उस नंबर को लेस देन 100 कंसीडर कर लिया है। तो हमें जो है यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि अगर जो है लेस देन 100 है तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एंड ऑपरेटर, और हम लिखेंगे दूसरी कंडीशन को एंड के बाद हम लिख देंगे नम क्या हो ग्रेटर देन हो 0 से, 0 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो। तो उस केस में आपका ये लिख के आए कि नंबर जो है वो लेस देन 100 है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ -2। तो इस केस में देखिए आ रहा है द नंबर इज़ लेस देन 0, मतलब कि अब जो है आपको वाला स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप जो है 0 से ऊपर कुछ भी एंटर करेंगे तो लिख के आएगा लेस देन 100, मतलब कि 100 से नीचे वैल्यू होगी तभी आपका लिख के आएगा लेस देन 100। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, तो देखिए आ रहा है लेस देन 100। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट भी समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। तो स्टूडेंट इनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं जो है यहाँ पे चीज़ों को जल्दबाजी में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। मैं जो है आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं चाहता तो इस चैप्टर को जो है मैं एक ही वीडियो में भी कवर कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जो है सारे डाउट क्लियर हों, कि आपका कोई भी डाउट जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग ना रहे। क्योंकि प्रोग्रामिंग बेस्ड चैप्टर है तो आपको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।